किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी निक्की। तलाक लेने के बाद वो बिल्कुल निश्चित हो गई थी। अब वो रोज रोज की दांता किलकिल और मार कुटाई नहीं थी। निक्की बड़े आराम और इत्मीनान से अपना गुजर कर रही थी। ये तलाक पूरे 10 बरस के बाद हुई थी। निक्की का शौहर बहुत जालिम था। परले दर्जे का निखट्टू और शराबी कबाबी। भंग चरस की भी लत थी। कई कई दिन भंगड़ खानों और तकियों में पड़ा रहता था। एक लड़का हुआ था, वो पैदा होते ही मर गया। 1 बरस के बाद एक लड़की हुई जो जिंदा थी और अब 9 बरस की थी। निक्की से उसके शौहर गाम को अगर कोई दिलचस्पी थी तो सिर्फ इतनी कि वो उसको मार पीट सकता था, जी भर के गालियां दे सकता था। तबीयत में आए तो कुछ अरसे के लिए घर से निकाल देता था। इसके अलावा निक्की से उसको और कोई सरोकार नहीं था। नहीं मेहनत मजदूरी की। जब थोड़ी सी रकम निक्की के पास जमा होती थी तो वो उससे ज़बरदस्ती छीन लेता था। तलाक बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए कि मियाँ बीबी के निबाह की कोई सूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ गाम की जिद थी कि मामला इतनी देर लटका रहा। इसके अलावा एक बात यह थी कि निक्की के आगे पीछे कोई भी न था। माँ बाप ने उसको डोली में डालकर गांव के सुपुर्द कर दिया और 2 महीने के अंदर अंदर राही मालिक की मौत हुई। जैसे उन्होंने सिर्फ इसी गरज के लिए मौत को रोक रखा था। उन्हें अपनी बेटी को एक लंबी मौत के लिए गांव के हवाले करना था। बहुत दूर के 2 एक रिश्तेदार रहे होंगे, मगर निक्की से उनका कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने खुद को और ज़्यादा दूर कर लिया था। गांव कैसा है ये निक्की के माँ बाप अच्छी तरह जानते थे। उनकी बेटी सारी उम्र रोती रहेगी ये भी उनको अच्छी तरह मालूम था। मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक फ़र्ज़ से सुबुकदोश होना था, और वो ऐसे सुबुकदोश हुए कि सारा बोझ निक्की के कमज़ोर कंधे पर डाल गए। तलाक लेने से निक्की का ये मतलब नहीं था कि किसी शरीफ से निकाह करना चाहती थी। दूसरी शादी का उसको कभी ख्याल तक भी नहीं आया। तलाक होने के बाद वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसके मुत्तलिक भी निक्की ने कभी सोचा नहीं था। असल में वो हर रोज़ की बकबक और झकझक से सिर्फ एक इत्मीनान का सांस लेना चाहती थी। इसके बाद जो होने वाला था उसको निक्की खुशी से बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। लड़ाई का आगाज तो पहले रोज से ही हो गया था, जब निक्की दुल्हन बनकर गांव के घर गई थी। लेकिन तलाक का सवाल उस वक्त पैदा हुआ था जब वो गांव के सुधार के लिए दुआएं मांग मांग कर आजिज आ गई थी और उसके हाथ अपनी या उसकी मौत के लिए उठने लगे थे। जब ये हैला भी बेअसर साबित हुआ तो उसने अपने शौहर की मिन्नतों समाजत शुरू की कि वो उसे बख्श दे और अलग कर दे। मगर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 10 बरस के बाद तकिए में एक अधेड़ उम्र की मीरा सन से गांव की आंख लड़ी, और एक दिन उसके कहने पर उसने निक्की को तलाक दी थी और बेटी पर भी अपना कोई हक न जताया। हालांकि निक्की को इस बात का हमेशा धड़का रहता था कि अगर उसका शौहर तलाक पर राजी भी हो गया तो वो बेटी कभी भी उसके हवाले नहीं करेगा। बहरहाल निक्की निश्चिंत हो गई और एक छोटी सी कोठरी किराए पर लेकर चैन के दिन गुजारने लगी। उसके 10 बरस उदास खामोशी में गुजरे थे। दिल में हर रोज़ उसके बड़े बड़े तूफान जमा होते थे, मगर वो खाविंद के सामने उफ तक नहीं कर सकती थी, इसलिए कि उसे बचपन ही से यह तालीम मिली थी कि शौहर के सामने बोलना ऐसा गुनाह है जो कभी बख्शा ही नहीं जाता। अब वो आज़ाद थी, इसलिए वो चाहती कि अपने 10 बरस की भड़ास किसी न किसी तरह निकाले। चुनाची हमसायों से उसकी अक्सर लड़ाई भड़ाई होने लगी। मामूली तू मैं होती तो गालियों की जंग में तब्दील हो जाती। निक्की पहले जिस कद्र खामोश थी, अब उसी कद्र उसकी जवान चलती थी। मिनटा मिनटी में वो अपने मद मुकाबिल की सातों पीढ़ियां उकट कर रख देती थी। ऐसी ऐसी गालियां और सठनियां देती थी कि हरीफ के छक्के छूट जाते।
आहिस्ता आहिस्ता सारे मोहल्ले पर निक्की की धाक बैठ गई। यहाँ कारोबारी किस्म के मर्द रहते थे जो सुबह सवेरे उठ के काम पर निकल जाते और देर रात से घर लौटते। सारे दिन में औरतों में जो लड़ाई झगड़ा होता उससे वो मर्द बिल्कुल अलग थलग रहते। उनमें से शायद किसी को पता भी नहीं था कि निक्की कौन है और मोहल्ले की सारी औरतें उससे क्यों दबती हैं। चरखा काटकर, बच्चों के लिए गुड्डे गुड़िया बनाकर और इसी तरह के छोटे मोटे काम करके वो गुजर बसर के लिए कुछ न कुछ पैदा कर लेती थी। तलाक लिए उसे करीब करीब 1 बरस हो चला था। उसकी बेटी भोली अब 11 के लगभग थी और बड़ी तेजी से जवान हो रही थी। निक्की को उसकी शादी ब्याह की बहुत फिक्र थी। उसके अपने जेवर थे जो एक एक करके गाम ने चट कर लिए थे। एक सिर्फ नाक की कील बाकी रह गई थी, वो भी घिस घिसाकर आधी रह गई थी। उसे भोली का पूरा दहेज बनाना था और इसके लिए काफ़ी रुपया दरकार था। तालीम थी वो उसने अपनी ओर से ठीक दी थी। कुरान ख़त्म करा दिया था। मामूली हरफ़े शनासी कर लेती थी। खाना पकाना खूब आता था। घर के दूसरे काम भी अच्छी तरह जानती थी। चूंकि निक्की को अपनी ज़िंदगी में बहुत तल्ख तजुर्बा हुआ था, इसलिए उसने भोली को खाविंद का इताअत गुज़र होने के लिए भी कभी इशारतन भी नहीं किया था। वो चाहती थी कि उसकी बेटी ससुराल में छपर खट पर बैठी राज करे। माँ के साथ जो कुछ बीता था उस विपदा का सारा हाल भोली को मालूम था। मगर हमसायों के साथ निक्की की लड़ाई होती थी तो वो पानी पी पी कर उसे कोसती थी और ये ताना देती थी कि वो तलाकशुदा है, जिसको खामिंद ने सिर्फ इसलिए अलग किया था कि उस गरीब का नाक में दम कर रखा था। और बहुत सी बातें अपनी माँ के किरदार के मुतल्लिक उसके सुनने में आती थीं, मगर वो खामोश रहती थी। बड़े बड़े मार्के की लड़ाइयाँ होती, मगर वो कान समेटे अपने काम में लगी रहती। जब सारे मोहल्ले पर निक्की की धाक बैठ गई तो कई औरतों ने मरऊब होकर उसके पास आना जाना शुरू कर दिया। कई उसकी सहेलियां बन गईं। जब उनकी अपनी किसी पड़ोसन से लड़ाई होती तो निक्की उनका साथ देती और हर मुमकिन मदद करती। इसके बदले में उसको कभी कमीज़ के लिए कपड़ा मिल जाता था, कभी फल, कभी मिठाई और कभी कभी भूली के लिए सूट भी सिलवा देता था। लेकिन जब निक्की ने देखा कि हर दूसरे तीसरे दिन उसे मोहल्ले की लड़ाई में शरीक होना पड़ता है और उसके कामकाज का हरस होता है, तो उसने पहले दबी जबान से फिर खुले लफ्ज़ों में अपना मुआवजा मांगना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ीस भी मुकर्रर कर ली। मार्के की जंग हो तो 25 रुपये, दिन ज़्यादा लगेंगे तो 40, मामूली चख के सिर्फ 4 रुपये और 2 वक्त का खाना। दरमियाने दर्जे की लड़ाई के 15 रुपये, किसी की सिफारिश हो तो कुछ रियायत भी कर देती थी। अब चूंकि उसने दूसरों की तरफ से लड़ना अपना पेशा बना लिया था, इसलिए मोहल्ले की तमाम औरतें और उनकी बहू बेटियों की तमाम फजीहतें याद करने पड़ते थे। उनका तमाम हस्बो नसब मालूम करके अपनी याददाश्त में महफूज करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर उसको मालूम था कि ऊंची हवेली वाली सौदागर की बीवी, जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, एक मोची की बेटी है। उसका बाप शहर में लोगों के जूते गांठता फिरता है और उसका खाविंद, जो नवाब शेख साहब कहलाता है, मामूली कसाई था। उसके बाप पर एक रंडी मेहरबान हो गई थी। वो उसी के पेट से था और ये ऊंची हवेली उस तवाइफ ने अपने यार को बनवा कर दी थी। किस लड़की का किसके साथ माशका है, कौन किसके साथ भाग गई, कौन कितने हमल गिरा चुकी है, उसका हिसाब सब निक्की को मालूम था। ये तमाम मालूमात हासिल करने में वो काफ़ी मेहनत करती थी। कुछ मसाला उसको अपने मुवक्किलों से मिल जाता था। उसे अपनी मालूमात के साथ मिलाकर वो ऐसे ऐसे बम बनाती कि मद्दे मुकाबिल के छक्के छूट जाते थे। होशियार वकीलों की तरह वो सबसे वजनी ज़र्ब सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करती थी जब लोहा पूरी तरह सुर्ख होता। चुनाचे जब ज़र्ब 16 आने फैसला कुन साबित होती थी,
जब वो अपने मुवक्किल के साथ किसी महाज पर जाती तो घर से पूरी तरह कील कांटे से लैस होके जाती थी। ताने, गालियों और सठनियों को चित्रित करने के लिए विभिन्न चीज़ें इस्तेमाल करती थी। मिसाल के तौर पर घिसा हुआ जूता, फटी हुई कमीज, चिमटा फूकनी इत्यादि। कोई खास तस्बीह देनी हो तो कोई खासुल खास इशारा या कुनाया मतलूब हो तो वो इस गर्ज के लिए भी कारामद वस्तु घर ही से लेकर चलती थी। कभी ऐसा भी होता कि आज वो जितने के लिए खैरा से लड़ी है तो 2-2.5 महीने के बाद उसी खैरा से डबल फीस लेकर उसे जनते से लड़ना पड़ता था। ऐसे मौक़ों पर वो घबराती नहीं थी। उसे अपने फ़न में इस कद्र महारत हो गई थी और उसकी प्रैक्टिस में वो इतनी मुखलिस थी कि अगर कोई फ़ीस देता तो वो अपनी भी धज्जियाँ बिखेर देती। निक्की अब आत्मनिर्भर थी। हर महीने उसे अब इतनी आमदनी होने लगी थी कि उसने बस अंदाज करके अपनी बेटी भोली का दहेज बनाना शुरू कर दिया था। थोड़े ही अरसे में इतने गहने पाते और कपड़े लत्ते हो गए थे कि वो किसी भी वक्त अपनी बेटी को डोली में डाल सकती थी। अपने मिलने वालियों से वो भोली के लिए कोई अच्छा सा वर तलाश करने की बात कई बार कर चुकी थी। शुरू शुरू में तो उसको कोई जल्दी नहीं थी, मगर जब भोली 16 बरस की हो गई, लोठा की लोठा, कद काठी चूंकि अच्छी थी, इसलिए 14वीं बरस में ही पूरी जवान औरत बन गई थी। 17वीं में तो ऐसा लगता था कि वो उसकी छोटी बहन है। चुनाचे अब निक्की को दिन रात उसके ब्याह की फिक्र सताने लगी। निक्की ने बड़ी दौड़ धूप की। कोई साफ इनकार तो नहीं करता था, मगर दिल से हामी भी नहीं भरता था। उसने महसूस किया कि हो ना हो लोग उससे डरते हैं। उसकी ये सिफत जो लड़ने के फन में अपना जवाब नहीं रखती थी, दरअसल उसके आड़े आ रही थी। बाज़ घरों में तो वो खुद ही सिलसिला जवानी न करती और न किसी औरत का उसने कभी नातका बंद किया था। दिन पर दिन चढ़ते जा रहे थे और घर में पहाड़ सी जवान बेटी कुंवारी बैठी थी। निक्की को अपने पेशे से अब घिन आने लगी। उसने सोचा कि ऐसा जलील काम क्यों उसने इख्तियार किया, मगर वो क्या करती। मोहल्ले में आराम चैन की जगह पैदा करने के लिए उसे पड़ोसिनों का मुकाबला करना ही था। अगर वो न करती तो उसे दब कर रहना पड़ता। पहले खाविंद के जूते खाती थी, फिर उनकी पैजार की गुलामी करनी पड़ती। यह अजीब बात थी कि बरसों दबे रहने के बाद जब उसने अपना झुका हुआ सिर उठाया और मुखालिफ कुव्वतों का मुकाबला करके उनको शिकस्त दी, ये कुव्वतें झुककर उसकी इमदाद की तालिब हुई कि दूसरी कुव्वतों को शिकस्त दी और उसको इस इमदाद पर कुछ इस तरह रागिब हुआ कि उसको चस्का ही पड़ गया। इसके मुत्तलिक वो सोचती तो उसका दिल न मानता था, क्योंकि उसने सिर्फ भोली की खातिर इस पेशे को, जिसे अब लोग जलील समझने लगे थे, इख्तियार किया था। ये भी कम अजीब चीज़ नहीं थी। निक्की को रुपए देकर औरत पर उंगली रख दी जाती थी और उससे कहा जाता था कि उसकी पीढ़ियों की धज्जी उड़ा दे। उसके पुश्तों की सारी कमजोरियां माजी के मलबे से कुरेद कुरेद कर निकले और उसके वजूद पर ढेर कर दे। निक्की ये काम बड़ी ईमानदारी से करती। वो गालियाँ जो उनके मुंह में ठीक नहीं बैठती थीं, अपने मुंह में बिठाती। उनकी बहू बेटियों के ऐब पर पर्दे डालकर वो दूसरे की बहू बेटियों में कीड़े डालती। गंदी से गंदी गालियाँ अपने उन मुवक्किलों की खातिर खुद भी खाती। पर अब कि उसकी बेटी के ब्याह का सवाल आया था, वो कमीनी, नीच और जलील बन गई थी। एक बार उसके जी में आया कि मोहल्ले की उन तमाम औरतों को जिन्होंने उसकी बेटी को रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, बीच चौराहे में जमा करे और ऐसी गालियां दें कि उनके दिल के कानों के पर्दे फट जाएं। मगर वो सोचती कि अगर उसने ये गलती कर दी तो गरीब भोली का मुस्तकबिल तितर बितर हो जाएगा। जब चारों तरफ से मायूसी हुई तो निक्की ने शहर छोड़ने का इरादा कर लिया। एक सिर्फ यही रास्ता था जिससे भोली की शादी का कठिन मरहला तय हो सकता था।
चुनाचे उसने एक रोज़ भोली से कहा, बिटिया, मैंने सोचा है कि अब किसी और शहर में जाकर रहें। भोली ने चौंक कर पूछा, क्यों माँ? बस अब यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। निक्की ने उसकी तरफ ममता भरी नज़रों से देखा और कहा, तेरे ब्याह की फिक्र में घुली जा रही हूँ। यहाँ बेल मुड़े नहीं चढ़ेगी। तेरी माँ को सब जलील समझते हैं। भोली काफ़ी सयानी थी, फौरन निक्की का मतलब समझ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ माँ। निक्की को इन दो लफ्ज़ों से सख्त सदमा पहुंचा। बड़े दुखी लहजे में उसने भोली से सवाल किया, क्या तू भी मुझे जलील समझती है? भोली ने जवाब न दिया और आटा गूंदने में मसरूफ़ हो गई। उस दिन निक्की ने अजीब अजीब बातें सोची। उसके सवाल करने पर भोली खामोश क्यों हो गई थी? क्या वो उसे वाकई जलील समझती है? क्या वो इतना भी नहीं कह सकती थी कि नहीं माँ? क्या ये बाप के खून का असर था? बात में से बात निकल आती और वो बहुत बुरी तरह उनमें उलझ जाती। उसे बीते हुए 10 बरस याद आते, ब्याही जिंदगी के 10 बरस, जिसका एक एक दिन मार पीट और गाली गलौज से भरा था। फिर वो अपनी नज़रों के सामने मुतल्लका जिंदगी के दिल मिलाती। उनमें भी गालियां ही गालियां थीं, जो वो पैसे की खातिर दूसरों को देती रही थी। थक हार कर वो कभी कोई सहारा टटोलने लगती और सोचती, क्या ही अच्छा होता कि वो तलाक न लेती। आज बेटी का बोझ गांव के कंधों पर होता। निखट्टू था, पढ़ले दर्जे का जालिम था, ऐबी था, मगर बेटी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करता। पुरानी यादें और उनके दिए हुए दर्द। अब आहिस्ता आहिस्ता निक्की को ऐसा महसूस होता कि वो बूढ़ी हो गई है। उसकी कमर जवाब दे चुकी है। उसकी जबान जो कैंची की तरह चलती थी, अब कुंद हो गई है। भोली से घर के काम काज के मुतल्लिक मामूली सी बात करते हुए उसको मशक्क़त करनी पड़ती थी। निक्की बीमार पड़ गई और चारपाई के साथ लग गई। शुरू शुरू में वो इस बीमारी का मुकाबला करती रही। भोली को भी उसने खबर न होने दी कि अंदर ही अंदर कौन सी दीमक उसे चाट रही है। लेकिन एकदम ऐसी निढाल हुई कि उससे उठा तक न गया। भोली को बहुत तशवीश हुई। उसने हकीम बुलाया, जिसने नब्ज देखकर बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं, पुराना बुखार है, इलाज से दूर हो जाएगा। इलाज बाकायदा होता रहा। भोली सआदतमंद बेटियां की तरह हर मुमकिन खिदमत बजा ला रही थी। इससे निक्की के दुखी दिल को काफ़ी सांत्वना होती थी। मगर मर्ज दूर न हुआ। बुखार पहले से तेज हो गया और आहिस्ता आहिस्ता निक्की की भूख गायब हो गई, जिसके कारण वो बहुत कमज़ोर हो गई। औरतों में एक खुदादाद वस्फ होता है कि मरीज की शक्ल देखकर ही पहचान लेती हैं कि वो कितने दिन का मेहमान है। एक दो औरतें जो बीमार पुरसी के लिए निक्की के पास आईं, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो मुश्किल से 10 रोज़ निकालेगी। चुनाचे ये बात सारे मोहल्ले को मालूम हो गई। कोई बीमार हो, मरने के करीब हो, तो औरतों के लिए एक अच्छी खासी तफरीह का बहाना निकल आता है। घर से बन सवर कर निकलती हैं और मरीज के सरहाने बैठकर अपने तमाम मरहूम अजीज़ों को याद करती हैं। उनकी बीमारी का जिक्र होता है। वो तमाम इलाज बयां किए जाते हैं जो लाइलाज साबित हुए थे। फिर गुफ्तगू का रुख पलटकर कमीज़ों के नए डिज़ाइनों की तरफ आ जाता है। निक्की ऐसी बातों से बहुत घबराती थी, लेकिन वो खुद चूंकि मरीजों के सरहाने ऐसी ही बातें करती रही थी, इसलिए मजबूरन उसे खुराफात सुननी पड़ी थी। एक रोज़ जब मोहल्ले की बहुत सी औरतें उसके घर में जमा हो गईं, तो इस एहसास ने उसको बहुत बेचैन किया कि अब उसका वक्त आ चुका है। उनमें से हर एक के चेहरे पर ये फैसला मरकूम था कि निक्की के दरवाजे पर मौत दस्तक दे रही है। जो औरत आती, अपने साथ ये खटखट लाती। तंग आकर कई दफ़ा निक्की के जी में आया कि कुंडी खोल दे और दस्तक देने वाले फरिश्ते को अंदर बुला ले। अब बीमार पुरुष औरतों को सबसे बड़ा अफसोस भोली का था। निक्की से वो बार बार उसका जिक्र करती कि हाय, इस बेचारी का क्या होगा। दुनिया में गरीब की सिर्फ एक माँ है, वो भी चली गई तो उसका क्या होगा।
फिर वो अल्लाह मियाँ से दुआ करती कि वो निक्की की ज़िंदगी में चंद दिन का इजाफ़ा कर दे ताकि वो भोली के तरफ से मुतमईन हो के मरे। निक्की को अच्छी तरह मालूम था कि ये दुआ बिल्कुल झूठी है। उन्हें भोली का इतना ख्याल होता तो वो उसके रिश्ते से इनकार क्यों करती। साफ इनकार नहीं किया था इसलिए कि दुनियादारी के उसूल के खिलाफ था, मगर किसी ने हामी भी नहीं भरी थी। वो छोटा सा कमरा जिसमें निक्की चारपाई पर पड़ी थी बीमार पुरुष औरतों से भरा हुआ था। भोली ने उनके बैठने का इंतज़ाम ऐसा मालूम होता है पहले ही से कर रखा था। पीढ़ियाँ कम थीं इसलिए उसने खजूर के पत्तों की चटाई बिछा दी थी। भोली के इस इंतज़ाम से निक्की को बड़ा सदमा पहुंचा था। गोया वो भी दूसरी औरतों की तरह उसकी मौत के इस्तकबाल के लिए तैयार था। बुखार तेज था, दिमाग तपा हुआ था। निक्की ने ऊपर तले बहुत सी तकलीफ देह बातें सोची तो बुखार और ज़्यादा तेज हो गया और उस पर हज़ियानी कैफियत तारी हो गई। जल्दी जल्दी बेजोड़ बातें करने लगी। बीमार पुरुष औरतों ने मानी खीस नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। वो जो उठकर जाने वाली थी निक्की का वक्त करीब देखकर बैठ गईं। निक्की बके जा रही थी। ऐसा मालूम होता था कि वो किसी से लड़ रही है। मैं तेरी हस्त पस्त को अच्छी तरह जानती हूँ। जो कुछ तूने मेरे साथ किया है वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैंने अपने खाविंद की 10 बरस गुलामी की। उसने मार मार कर मेरी खाल उधेड़ दी पर मैंने उफ तक न की। अब तूने मुझ पर यह जुल्म शुरू किए हैं। फिर वो कमरे में जमाशुदा औरतों को फटी फटी नज़रों से देखती। तुम यहाँ क्या करने आई हो? नहीं नहीं, मैं किसी फीस पर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं। तुम में से हर एक के ऐब वही हैं, पुराने, सदियों के पुराने। जो कीड़े फामा में रहें वही तुम सब में हैं। तुम में से करीब करीब हर एक का खसम रंडीबाज है। जो बुरी बीमारी फातों के खाविंद को लगी है वही जिनते के घर वाले को चिमटी हुई है। तुम सब कोढ़ी हो और ये कोढ़ तुमने मुझे भी दे दिया है। लानत हो तुम सब पर, खुदा की खुदा। और वो हंसने लगती। मैं उस खुदा को भी जानती हूँ, उसकी हस्त पस्त को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये क्या दुनिया बनाई है तूने? ये दुनिया जिसमें गाम है, जिसमें फामा है, जो अपने खाविंद को छोड़कर दूसरों के बिस्तर गर्म करती है और मुझे फीस देती है। 20 रुपए गिनकर मेरे हाथ पर रखती है कि मैं नूर फिसा के पुराने यारों का पोल खोलूं। और नूर फिसा मेरे पास आती है कि निक्की ये 5 ज़्यादा लो और जाओ अमीना से लड़ो। वो मुझे सताती है। ये क्या चक्कर चलाया हुआ है तूने अपनी दुनिया में? मेरे सामने आ, जरा मेरे सामने आ। आवाज़ निक्की के हलक में रुकने लगी। थोड़ी देर के बाद घुंघरू बजने लगा। बिगड़ती हालात में पेचो ताप खा रही थी और हज़ियानी कैफियत में चिल्ला रही थी। गामा मुझे मार, ओ गाम, ओ खुदा मुझे न मार, ओ खुदा, ओ गाम, ओ खुदा। और गांव बड़बड़ाती आखिर निक्की बीमार पुरुष औरतों के अंदाजे के ऐन मुताबिक मर गई। भोली जो उन औरतों की खातिरदारी में मसरूफ़ थी, पानी का गिलास हाथ से गिराकर धड़ाधड़ अपना सिर पीटने लगी।